डॉक्टर सीपी राय सर, चूंकि आज जिस तरीके की चीजें दिन भर हुई, फिर उसके बाद जो सवाल आज घूम रहे हैं, संविधान में बदलाव को लेकर के बात हो रही थी। शुरुआत में चुनाव के पहले जो है, जब 400 पार की बात हुई थी, फिर संविधान के में बदलाव की बात सामने आई, फिर वो चीज जो चीज मैं अभी बता रहा था, अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह कहना पड़ा कि नहीं, संविधान नहीं बदला जाएगा। पर अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी यू टर्न लेती हुई दिख रही है। बार बार ये कहलवाया जा रहा है कि ये सरकार पूर्ण बहुमत की है। क्या माना जाए कि संविधान में बदलाव जो है वो प्रयास जरूर किया जाएगा, सफलता मिलना नहीं मिलना अलग बात है, लेकिन बदलाव का प्रयास जरूर किया जाएगा। भाजपा अपने एजेंडे पर काम करेगी। सर फिलहाल तो प्रकाश जी, फिलहाल इनकी हैसियत नहीं छोड़ा जनता ने संविधान में बदलाव करने की। संविधान में बदलाव करने की एक प्रक्रिया है, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत होना चाहिए और कम से कम 17 प्रदेशों का समर्थन चाहिए, तब ये संविधान बदल सकते हैं। संविधान में छोटा मोटा बदलाव करना एक अलग बात है और संविधान पूरा बदल देना अलग बात है, उसके मूलभूत ढांचे को परिवर्तन कर देना। फिलहाल इस सरकार में इनकी औकात नहीं बची जब तक कि कई दलों को तोड़कर ये अपनी संख्या 2/3 बहुमत पर न ले जाए और राज्यसभा में इनको 2/3 बहुमत न मिल जाए। मैंने अभी पढ़ा, मुझे अभी ठीक से जानकारी उसको मैंने अभी कंफर्म नहीं कर पाया हूँ। संभवतः नवीन पटनायक ने भी अपने राज्यसभा के 9 मेंबर्स को कह दिया है कि राज्यसभा में वो बीजेपी का साथ नहीं देंगे। तो परिस्थितियां इस तरह की बनती हुई दिखलाई पड़ रही। आज जो राष्ट्रपति का पूरा अभिभाषण है, यह अभिभाषण कुल मिला के 10 साल की सरकार की नाकामियों का पुलंदा है, झूठ का पुलंदा है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके आधार पर कहा जाए कि तीसरी बार शपथ लेने वाली सरकार जो हिंदुस्तान के सामने कोई रोड मैप लेके आई है। दो चीजें होती हैं, यदि जब राष्ट्रपति का भाषण कहने के लिए होता तो सरकार का लिखा हुआ भाषण होता है और सरकार के भाषण को उनको पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उसके बाद के एकाध राष्ट्रपति को छोड़ दें तो बाकी किसी राष्ट्रपति कितना ये नहीं रहा कि वो उस भाषण में अपनी तरफ से कोई जोड़ हटा सकें, कोई परिवर्तन कर सकें। इसके बाद ज्यादातर राष्ट्रपतियों ने जो सरकार ने भाषण लिख करके भेजा उसी को पढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन आमतौर पर सरकारें ये करती हैं कि जब पहला सत्र होता है, राष्ट्रपति पहली बार संबोधित करते हैं, एक तो बजट सत्र होता है जिसको राष्ट्रपति संबोधन करते हैं, दूसरा होता है जो पहला सत्र शुरू होता है उसको संबोधन करते हैं। तो पहले सत्र के संबोधन में उचित तो ये था कि 10 साल की समीक्षा होती, और अगर 10 साल में कुछ नाकामियां हैं तो उसके ऊपर खेद व्यक्त किया जा सकता था। आने वाले 5 साल का कोई रोड मैप पेश किया जा सकता था। वो रोड मैप ऐसा होता जो देश की जनता में कुछ विश्वास जगाता, कुछ उनकी आकांक्षाओं के लिए, कुछ उनको सार्थक उनके अंदर कुछ उत्साह पैदा करता। लेकिन ये पूरा का पूरा झूठ का पुलंदा है और राष्ट्रपति जी ने तमाम झूठ और सरकार की वो तमाम बातें जो भाजपा और आरएसएस का अपना एजेंडा है उसको भाषण की शक्ल में पढ़ दिया। अच्छा तो ये होता कि राष्ट्रपति जी पहली लाइन बोल देती और अगली लाइन बोल के चली जाती, कहती है मेरे भाषण में पढ़ा हुआ मान लिया जाए। असहमति इस तरह भी व्यक्त की जाती है, वो असहमति दोनों तरह होती है। जब सदन में हंगामा हो तो भी असहमति व्यक्त की जाती है इस तरह से, और राष्ट्रपति भी चाहे तो ऐसी असहमति व्यक्त कर सकते हैं कि पहली लाइन पढ़ दें और आखिरी लाइन पढ़ दें और कहते हैं मेरे भाषण में पढ़ा हुआ मान लिया जाए, अगर वो असहमत है तो। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी भी, एक महिला भी है। इस पूरे भाषण में मणिपुर का जिक्र तक नहीं आना, तमाम आदिवासी क्षेत्रों में लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसका जिक्र नहीं आना, चारों तरफ जंगल उजाड़े जा रहे हैं उसका कोई जिक्र नहीं आना, छत्तीसगढ़ में जिस तरह अडानी द्वारा जंगलों की लूट की जा रही है उसका कोई जिक्र नहीं आना, महिलाओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं और महिला होकर के उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना, ये सब देश की जनता को बहुत अच्छा नहीं लगता। क्योंकि एक महिला और आदिवासी, उनसे उम्मीद की जाती, बीच में उनका एक बयान एक बार आया था राष्ट्रपति बनने के बाद, जिसको उन्होंने गरीबों के बारे में बात की थी, जेल में बंद लोगों के बारे में बात की थी, उन्होंने कहा उनको न्याय नहीं मिलता। तब एक उम्मीद मुझ जैसे लोगों को जगी थी कि शायद ये राष्ट्रपति जी, क्योंकि अब इससे बड़ा पद तो कोई मिलना नहीं है, इससे ज्यादा उनको सरकार और नरेंद्र मोदी आरएसएस से मिलना क्या है। तो कई बार होता है कि आदमी लकीर खींच के जाना चाहता है कि हम लकीर खींच के जा रहे हैं, अब हमारे खिलाफ इम्पीचमेंट आना चाहे तो ले आइए, हमको हटा दीजिए। तो मैं उस भाषण से मुझे ऐसी उम्मीद जगी थी। उनका एक भाषण था जिसमें उन्होंने गरीबों के बारे में बात की थी कि गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता, और शायद सर्वोच्च न्यायाधीश वगैरह भी उसमें बैठे हुए थे। लेकिन उसके बाद से लेकर द्रौपदी मुर्मू जी का एक बार भी मुंह नहीं खुला। अब जब संसद में मुंह खुला है तो रेफरेंस बस भी चाहती तो कुछ चीजों का जिक्र कर सकती थी, तो उनका सम्मान बढ़ता और वो पूरे देश की राष्ट्रपति कहलाती। लेकिन फिलहाल वो भाजपा और आरएसएस की राष्ट्रपति हैं। उन्होंने आरएसएस और भाजपा के एजेंडे पर बात की है, उन्हीं की बातों को किया है, और राष्ट्रपति के ओहदे को कहीं न कहीं जो उसका एक सम्मान एक जमाने में हुआ करता था उसको कई लोगों ने कायम रखा, उस सम्मान को भी कहीं न कहीं घटाने का काम किया है। जी राम प्रकाश जी।
जी जी। प्रदीप चौहान सर, जो इमरजेंसी हो रही है, इमरजेंसी की बात लगातार हो रही है, उस पर सारे लोग, कल लोकसभा अध्यक्ष ने भी उसका जिक्र किया, आज राष्ट्रपति के भाषण में भी उसका जिक्र रहा, जबकि खुद राहुल गांधी सदन के अंदर सदन के बाहर कई बार उस पर खेद जता चुके हैं। खुद इंदिरा गांधी की बात अगर हम करें तो इंदिरा गांधी ने भी ये मान लिया था कि वो सही नहीं था जो कुछ भी उस समय पर चीजें हुई थी। आज उसकी जरूरत, भारतीय जनता पार्टी के सामने आज क्या बड़ी चुनौती ये नहीं थी कि वो नीट पर बात करें, यूजीसी पर बात करें, 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, उसकी बात करते राष्ट्रपति ने उसका जिक्र किया, लेकिन जिक्र किस रूप में हुआ? इस रूप में कि नीट में जो मामला हुआ उसको लेकर के हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सबको पता है कि सख्त कार्रवाई करेंगे, कौन सी एक तो आपने एक मंत्री बना रखा है सख्त इसके लिए। जी जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? चौहान साहब बोले उसके पहले बस एक लाइन। दरअसल संविधान के सवाल को इतना बड़ा बना दिया गया है, ये संविधान बदल देंगे, ये बात आखिरी आदमी तक पहुंच गई है, हर गरीब गुरबा तक पहुंच गई है कि बाबा साहब का संविधान ये बदल देंगे। और संविधान बदलने का मतलब है इंसान के इंसान होने का जो अर्थ था वो समाप्त हो जाएगा। संविधान से इंसान बना, और किसी का भी बच्चा, गरीब से लेकर अमीर का, सबका बच्चा, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा जो डॉक्टर लोहिया ने किया था, लेकिन उनके सबके लोगों को एक बराबरी मिली। तो ये जो बात हर जगह तक पहुंच गई है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए ये आपातकाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका ये हथियार बहुत भोसड़ा साबित हो रहा है और ये बिला वजह फंसते जा रहे हैं, क्योंकि खुद इनके बाला साहब देवरस आरएसएस के चीफ थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी लिख करके माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि आपातकाल विकास पर्व है। उस वक्त 1.5 लाख आरएसएस के लोगों ने जो माफी मांग करके एक डेढ़ महीने में जेल से बाहर निकल गए थे, सबने आपातकाल को विकास पर्व कहा था। देवरस ने यह कहा था कि इंदिरा जी, हमारे संगठन से आप जो पाबंदी हटा दीजिए, हम आपके काम में मदद करेंगे, आपातकाल जिन उद्देश्यों से लगाया गया उसमें मदद करेंगे, सबके रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, आपातकाल पर इन्होंने बात किया, तो इस बहाने कम से कम देवरस पर भी बात हो जानी चाहिए। और आरएसएस क्या उनको कंडेम करता है? क्या आरएसएस ने तब जो रणनीति अपनाई, जो बातें कही, क्या उसको कंडेम करता है? फिर इंदिरा जी ने तो आपातकाल संविधान के दायरे में लगाया था, कानून के द्वारा लगाया था। 10 साल से जो बिना संविधान और कानून के जो आपातकाल लगा है, इस पर भी राष्ट्रपति जी को जरूर बोलना चाहिए था। जी अब जी 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 जी। हालांकि सर, आप लोग भी ये पता है सबको, और लोगों को भी, चूंकि जो मैंडेट है उसने बता दिया है कि लोग ये जान चुके हैं कि आरक्षण, माफ कीजिएगा, संविधान के साथ इस तरीके की चीजें हो सकती थी, जो संभावनाएं थी, उसके बावजूद भी तो आप लोग लगातार चिढ़ाने का काम कर रहे हैं कि संविधान लेकर के संसद के अंदर जो है शपथ लेने पहुंच जा रहे हैं। ओम बिरला साहब संविधान हाथ में देख करके नाराज हुए जा रहे हैं, तो वो परिस्थिति कहीं ना कहीं आप लोग भी तो बना रहे हैं, चिढ़ाने वाला काम लगातार हो रहा है। संविधान की किताब लेना कोई अपराध नहीं है। अगर ओम बिरला, राष्ट्रपति मोदी ये सब ये मानते हैं, आरएसएस का चीफ मानता है कि अपराध है, तो ये अपराध हम लोग लाखों करोड़ों बार करेंगे, रोज करेंगे, हर पल करेंगे, हर मिनट करेंगे। इस संविधान के द्वारा ओम बिरला भी है, राष्ट्रपति भी है और नरेंद्र मोदी भी है। वो जो लोकसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी है, वो इनकी अपनी कोई बनाई हुई कुर्सी नहीं है, वो संविधान की बनाई कुर्सी है, कानून के ऊपर वो भी नहीं है। मैं अगर सदन में होता तो मैं कल चुनौती देता उनको आपातकाल का जिक्र करने पर, कि आप भी संविधान के अंदर है, दायरे में, आप भी कानून के ऊपर नहीं है। यहाँ जो आज आप काम कर रहे हैं, आज आपको धन्यवाद देना चाहिए था और आह्वान करना चाहिए था अपने चुनाव के लिए, और ये कहना चाहिए था कि आई मिलजुल के सदन चलाएं। कल बहुत बड़ा पाप किया ओम बिरला ने, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई कर सके कर दे, बहुत बड़ा पाप किया कर उसने उस कुर्सी की इज्जत को गवाया है, कल उसको चोट पहुंचाई है।